रानी और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी श्रीकरणपुर से आ रही है। श्रीकरणपुर में रड़े वाला मार्ग स्थित वार्ड नंबर 8 में मूसलाधार बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। मोहल्ले से गुजर रही नगर पालिका की कचरा संग्रहण ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि मोहल्ले के महिला के गंभीर फ्रैक्चर आने की आशंका है और उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर और उच्च उपचार के लिए श्री गंगानगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि लापरवाह ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित गरीब परिवार को उचित सहायता प्रदान की जाए। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना पुलिस ने एसपी बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह और जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत 2 अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने इन कार्रवाइयों के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ, जिंदा कारतूस और अवैध नकदी बरामद कर 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। रावतसर पुलिस को एसआई मुकेश कुमार और नौहर सेक्टर डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से पोहड़ का धन्ना सर रोड पर कैंची के पास विशेष नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान संदिग्ध हालात में मिले पोहड़ का निवासी मुराद अली को गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई थाना प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में एएसआई प्रेम कुमार द्वारा गश्त के दौरान की गई। पुलिस टीम ने 23 DWD रोहित चित्र से देवेंद्र उर्फ नंदू को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 2 किलोग्राम 432 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। टोंक जिले के उनियार उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातोली में व्याप्त गंभीर अव्यवस्थाओं से नाराज छात्र छात्राओं का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। आक्रोशित विद्यार्थियों ने खातोली कैंप में पहुंचकर तहसीलदार को एसडीएम उनियारा के नाम एक ज्ञापन सौंपकर विद्यालय में जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुधारने की पुरजोर मांग भी की। विद्यार्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया कि विद्यालय परिसर में पीने के पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। स्कूल में उपलब्ध पानी फ्लोराइड युक्त और पूरी तरह अशुद्ध होने के कारण पीने योग्य नहीं है, जिसके चलते अधिकांश छात्र छात्राओं को अपने घरों से पानी ढोकर लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही विद्यालय के शौचालयों में नियमित रूप से साफ सफाई न होने के कारण भारी गंदगी और बदबू का अंबार लगा हुआ है, जिससे बच्चों को रोजाना भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। विद्यार्थियों ने प्रशासन को चेताया कि यदि जल्द से जल्द विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था, शौचालयों की नियमित सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। किस समस्या को लेकर पानी के कारण और शौचालय के कारण। टॉयलेट भी है बेटी, देखिए वहाँ पर नहीं है, एक ही गर्ल्स का, वो भी बहुत गंदा है। और बच्चे और सारे जो है एक जगह जाते हैं। आप कितने दिनों से समस्या आ रही बेटा? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। तो आपने इस बारे में अवगत करवाया नहीं करवाया उच्च अधिकारी को? ये अपने टीचर्स को नहीं करवाया। टीचर्स को बोला था हमने। क्या टीचर है? और हमारे प्रिंसिपल मैम ऐसे बोलते हैं कि मैं क्या करूँ अब इसमें। तो आपके जहाँ तक मेरे संज्ञान में किसी दानदाता द्वारा पैसा भी दिया गया था? हाँ, वो तो ऐसे बोलते हैं, हमें तो पता भी नहीं है। हमने तो बोला भी था मैम से, मैम ही बोलती है मैं पानी को लेके क्या समस्या हो करूँ। और शौचालय तो है एक लड़कियों का है जो भी आधी बार गंदा रहता है। तो एक नया शौचालय बनाया तो है ना? वो चालू ही नहीं करवाया अभी मैम ने। जापुर ग्रामीण के बस्ती से एक प्रेरणादायक और बड़ी खबर सामने आई है। जेएमएस साइंस संस्थान के निदेशक केएम जांगड़ के मार्गदर्शन में एक बार फिर संस्थान के छात्र ने राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का परचम लहराया है। रीनीट 2026 में छात्र दक्ष शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 6836 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 730 हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस बड़ी उपलब्धि पर जेएमएस साइंस परिसर में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रीनीट 2026 में शानदार सफलता हासिल करने वाले मेधावी छात्र दक्ष शर्मा के सम्मान में जेएमएस साइंस बस्सी में विशेष समारोह आयोजित किया गया। बस्सी से रामपुर मीणा की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हाँ, तो अब हमारे साथ में दक्ष के टीचर है जो दक्ष को केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके स्टूडेंट ने नीट में सफलता अर्जित की है। तो सर जो इसने बच्चे ने सफलता अर्जित की है तो कैसे क्या रहा इसका पढ़ाने का तरीका? और सबसे पहले मैं न्यूज़ 21 की तरफ से जो आज आपने इस बच्चे की सफलता के लिए जो कवरिंग कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। बच्चे की सफलता के लिए मैं पूरे स्कूल स्टाफ को और बच्चे के पेरेंट्स को, बच्चे को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखो
बच्चे ने जो सफलता प्राप्त की है उसमें मुख्य जो भूमिका है वो बच्चे की मेहनत की है। मार्गदर्शन जरूर होता है टीचर्स का। ये हमारे पास में जैसे 11th क्लास में आया था और 10th में 69.17% इसकी थी। उस टाइम पे इसके पापा जब यहाँ आए थे तो उनका एक मकसद था क्योंकि सर मुझे इस बच्चे को आगे जाके डॉक्टर बनाना है, तो उसके हिसाब से अब आगे कैसे क्या इसकी प्रिपरेशन होगी, आपको इसको मोटिवेट करना है। लेकिन वास्तविकता में इस बच्चे की मेहनत की मैं दाद देता हूँ कि इसने अच्छी मेहनत करी, 11 से अपने कंसेप्ट क्लियर किए और टीचर्स को साथ में लेके इसने अपना काम किया और उसी का आज फल है कि एक अच्छी रैंक इसने। सर बच्चे ने जो बताया थी सर, जो केमिस्ट्री का जो योगदान है मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है, तो सर जो केमिस्ट्री की जो आप तैयारी करवा देते कैसे क्या करोगे? देखो केमिस्ट्री की जो तैयारी कर शुरू से रहा है, लगभग 18-20 साल हो गए। जैसे 2010 में एक बुक चला करती थी, बट अब वो चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, लेकिन वो बुक मेरे पास थी और इसकी पढ़ने की ललक थी कि इसने वो बुक भी मेरे से ली कि सर वो बुक मुझे चाहिए, मैंने इसको दी। प्रयास ये होता है पढ़ाने का मेरा, स्पेशली आज भी यही है कि मैं एक तो अपने आप को अपडेट रखता हूँ, दूसरा कि कभी मेरी सोच ये नहीं रही कि भाई अपने को केवल 11th पढ़ानी है, केवल 12th पढ़ानी है। उसमें कोई भी अगर टॉपिक ये आ रहा है, मुझे पता है कि आगे जाके नीट में आएगा या IITs में आता है, तो उसी को बच्चे का बेस उसी हिसाब से क्लियर करके मैं पढ़ाता हूँ। उद्देश्य यही होता है कि आगे जाके इस बच्चे के नीट में IIT में वो प्रश्न आने भी चाहिए, बच्चा सफल भी होना चाहिए। और सर जो अपने जो बाकी बच्चे हैं तो उनसे नीट को लेकर कैसे क्या आशा है, तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे क्या किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? आज ये बच्चा आया था तो बच्चे को मैं क्लासेस में लेके भी गया, जो अपने 12th की जो बायो की क्लासेस हैं तो उनमें मैं जब लेके गया तो प्रयास ये था कि वो बच्चे इससे मोटिवेट हों, बच्चों को एक मोटिवेशन मिले कि अपने स्कूल के विद्यार्थी हर साल अपने यहाँ से सिलेक्शन होते हैं तो वो मोटिवेशन उनको मिले। क्योंकि इसके टाइम पे भी हम एक बच्चा हमारा यहाँ सेलेक्ट हुआ था तो उसको लेके आए थे, तो उसी से प्रेरित हुआ कि भाई जब ये भैया यहाँ से कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आगे वाले जो बच्चे हैं उनको ये कहूंगा कि अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो आगे वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। आपको पहले तो नीट की सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई और इस शानदार सफलता के लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। और किस तरीके से कैसे क्या आपने नीट वगैरह की सिलेक्शन की तैयारी कैसे की? ये सर जैसे ये जो प्रिपरेशन वगैरह का जो ये समय रहता है ये अपने 11 जैसे आप जैसे सब्जेक्ट चूज करते हुए तब से ही चालू हो जाता है। जैसे मैंने 11वीं में जैसे यहाँ पे जय मां सरस्वती स्कूल में जैसे एडमिशन लिया था, मेरी 10th में जो परसेंटेज थी वो 69.17 थी और जैसे 11th में मैंने यहाँ पे मैंने ये एडमिशन लिया। फिर उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट को समझने लगा, टीचर से इंटरेक्ट होने लगा, फिर मेरा ये सब्जेक्ट में जो पकड़ रहती है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगी। फिर मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ और उसको आगे चलकर क्रैक कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे ये 11th हुई, फिर 12th में मैं आया और भी जैसे टीचर्स वगैरह से इंटरेक्शन हुई। स्पेशली मैं जैसे केम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा इस सफलता के लिए भी, क्योंकि मैंने जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी जो है मैंने बहुत ही शानदार करी थी। और जैसे मेरे जो केमिस्ट्री में जो नंबर है वो 160 आउट ऑफ 180 और मेरी केमिस्ट्री में जो परसेंटाइल है वो 99.85 परसेंटाइल। बिल्कुल। अभी जो आपने नीट में कौन सी रैंक और कितने नंबर हासिल किए? मेरा नंबर है 612 और मेरी रैंक है 6836 AIR और कैटेगरी में रैंक है वो 70 है AIR। अच्छा, जो ये आपने जो नीट में सफलता प्राप्त की है इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये सब मेरे ये गुरुजनों को और मेरे परिवार वालों को जिन्होंने मेरा इस समय मेरा मनोबल वगैरह बढ़ा के रखा और मेरे जो हर जो उतार चढ़ाव जो आते हैं, तनाव आते हैं, उनमें मेरा साथ दिया। जो डॉक्टर बनने का जो आपका सपना था, कोई आपकी जो इसमें जो करियर में कोई ऐसा टीचर आया जिसने आपके डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया? बिल्कुल सर, 11वीं क्लास में जैसे हमारा जब सेशन चालू होता है, जब हमारे जैसे जो JMS के प्रिंसिपल है ये केम सर ने, उन्होंने मतलब एक जो हमारे जो सीनियर है जो यहाँ से पास आउट हुए थे 2 साल पहले, जिनको ही हमारे पास लेके आया था समझ से, और उनसे हमको मोटिवेशन दिलवाया था। फिर वहाँ से फिर मेरे में प्रेरणा जगी थी कि हाँ जब ये भैया यहाँ से पास आउट होकर कर सकते हैं इस बेंच पे बैठ के, तो हम भी इस बेंच पे बैठे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं ये चीज को मुकाम हासिल कर सकते हैं। जब आपने नीट की तैयारी करना शुरू की थी तो आप कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे क्या आपका जो पढ़ाई का रूटीन था? पढ़ाई का रूटीन तो मेरा 11वीं से बहुत अच्छा बिल्ड था। जैसे मतलब मैं 11वीं से जैसे
8-9 घंटे तो जैसे पढ़ता ही था। फिर जैसे 12th में आया तो ये 12th में जैसे और जैसे प्रेशर वगैरह था, जैसे ये परसेंटेज का, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं खुद को साबित भी करना था कि मैंने 10th में इतनी कम परसेंटेज थी 69, और जो 12th में जैसे सारे टीचर्स वगैरह की लगन से और मेरे प्रयास से मैंने 93.80 परसेंटेज मैंने हासिल करी। तो मेरे को कहीं ना कहीं साबित करना था, तो मैं 10 प्लस हार तो मैं स्टडी 12th के साथ करता था। और फिर वो तो वहाँ पे फिर जैसे कोचिंग चालू हुई तो इतना ज्यादा मेरे पे लोड नहीं आया, क्योंकि मैंने 11th-12th में अच्छा बेस बना रखा था। दक्ष, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बच्चे जैसे कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है तो उसको पहले स्कूलिंग करनी चाहिए या फिर जैसे तो कोचिंग वगैरह है वहाँ जाके तैयारी करनी चाहिए? अगर स्कूल जमा सरस्वती जैसी हो तो बिल्कुल उसको स्कूलिंग ही करनी चाहिए। बाकी तो फिर जैसे कोचिंग को ही प्रेफर करते हैं सब लोग। लेकिन अगर कोचिंग में जैसे स्पेशली जैसे साइंस की, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अच्छी फैकल्टी है जो आपको उस लेवल तक अगर तैयार कर रही है। जब आपने स्कूलिंग में तैयारी की 11th-12th की, तो यहाँ कैसा क्या एनवायरमेंट मिला आपको कि 11th जो 12th का जो आपका सिलेबस है जो अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? नहीं, बिल्कुल मेरा सिलेबस वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और जो मेरे साथ जो ये कंपटीशन थे मेरे जो और जो साथीगण थे वो भी बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा लगता था हमको जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और सर ने भी ऐसा माहौल वगैरह बना रखा था, हमको हमारे डेली टेस्ट वगैरह लेते थे संडे को, जैसे बड़े बड़े मेजर वगैरह जिसमें पूरी ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये इनऑर्गेनिक वगैरह क्लियर हो। और MCQ जैसे जो प्रैक्टिस जो कॉम्पिटिशन ऐसे उनको पूछी जाती है, सर ने इनकी खूब तैयारी कराई। तो ऐसा लगा ही नहीं हमको कि मतलब जैसे हम जैसे स्कूलिंग कर रहे हैं, हमको तो ऐसे लगा जैसे कोचिंग नहीं है। हाँ, तो अब हमारे साथ में दक्ष टोंक जिले के बनेठा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी VDO मुकेश चौधरी के स्थानांतरण पर एक भव्य और आत्मीय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों ने उन्हें माला पहनाकर, साफा बंधवाकर और मुंह मीठा कराकर गर्मजोशी से विदाई दी। समारोह में उपस्थित ग्राम पंचायत प्रतिनिधि शंकर लाल मीणा सहित अन्य गणमान्य लोग उन्हें मुकेश चौधरी के कार्यकाल की खुलकर सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के साथ साथ आमजन की समस्याओं के त्वरित और संवेदनशील समाधान के लिए हमेशा पूरी ईमानदारी से कार्य किया। उनके सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और जनहित के कार्यों की सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उनियारा से राजेश सिंह की रिपोर्ट। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में बालोतरा जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार और उग्र प्रदर्शन किया। डाक बंगला परिसर में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्राथमिकात्मक पुतला दहन किया। इस उग्र प्रदर्शन का नेतृत्व पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापल ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में विरोध प्रदर्शन की तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे। पचपदरा से ब्यूरो रिपोर्ट। और सभी पार्टियों में इतना, आम आदमी में इतना आक्रोश है कि इस बीजेपी सरकार में शर्म नाम की चीज ही नहीं रही। लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। प्रधानमंत्री जी पीछे वाले गेट से डर के मारे भाग के जाना पड़ा। इनसे ज़्यादा दुर्भाग्य और शर्म की बात क्या होती है कि आम लोकतंत्र में जनता की, आम जन की सुनवाई करना सरकार का फर्ज और धर्म है, लेकिन ये जवाबदारी से पीछे हट रहे हैं। हमने तय कर दिया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक इस्तीफा नहीं होगा जनता शांत नहीं बैठेगी। जगह जगह पुतला दहन हो रहे हैं। इन सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेपर चोरी, पेपर लीक, इनके दोषियों के खिलाफ सख्त उनको सजा मिले, भविष्य में ऐसा नहीं हो ये सरकार गारंटी दे और नाकाम शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाकर आम लोगों की भावना की कदर करे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पहले अन्ना हजारे जी, आज भी वो जिंदा हैं, लेकिन 11वें दिन मनमोहन सिंह जी ने अपना फर्ज निभाया कि मेरा दायित्व बनता है, मैं सरकार में हूँ, अगर कोई भूखा बैठा है तो उनको जाकर उनकी मांग को मानना हमारा फर्ज है। लोकतंत्र में विरोध करना कोई दुश्मनी नहीं है, ये लोकतंत्री परंपरा है, लेकिन ये परंपरा को मानते नहीं। ये जिद्दी और घमंडी अहंकार से भरे हुए लोग हैं और इनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारी डायरी में इस्तीफा। और सब
कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के अथक प्रयासों से टोडराइसिंग में जयपुर रोड पर स्थित कांकरा के बालाजी के पास नए उप जिला चिकित्सालय भवन का विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ भूमि पूजन कर नींव रखी गई। इस नए अस्पताल के बनने से क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। यह अत्याधुनिक चिकित्सालय भवन लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। नए अस्पताल में मरीजों के लिए 150 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ जिला स्तर की तर्ज पर 150 से अधिक प्रकार की मेडिकल जांचें भी की जा सकेंगी। अस्पताल में करीब 50 डॉक्टरों का स्टाफ अपनी सेवाएं देगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस पूरे आधुनिक अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को लगभग 2 साल में पूरा होने का अनुमान है। टोडराइसिंग से बिलाल अहमद की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान सरकार 2 इंजन की जो सरकार है, हमारे लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी के सानिध्य में आज भूमि पूजन का शुभारंभ हुआ। आज भूमि पूजन इसलिए किया गया क्योंकि आने वाले 4 महीने में मलमास लगेंगे। शुभ मुहूर्त 4 महीने में नहीं था, इसलिए आज तुरंत भूमि पूजन किया गया। और इसके जो भी ठेकेदार हैं, कंपनी है, बहुत ही अच्छे ठेकेदार हैं। राजस्थान में 7-8 जगह उनका कार्य चल रहा है और इसको 18 महीने में संपूर्ण करने का इन्होंने मंत्री महोदय को ने बताया कि 18 महीने में आपका लोकार्पण करवा देंगे। आज टोडराइसिंग और मालपुरा में भी जिला अस्पताल का अभी 1 महीने पहले शिलान्यास हुआ था। आज टोडराइसिंग में भी 150 बेड का भूमि पूजन होकर के शुभारंभ हो गया। 2-3-4 दिन में कल से काम प्रारंभ हो जाएगा। 18 महीने में इसको संपूर्ण हो जाएगा। और राज्य सरकार की बजट घोषणा की पालना में माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार आज उप जिला चिकित्सालय टोडराइसिंग के नवीन भवन के नींव पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक, स्टाफ के सभी सदस्य शामिल हुए। यह अस्पताल बनने के बाद यहाँ पर लगभग 150 बेड की सुविधा वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। इसमें लगभग 150 तरह की जाँचें, 150 बेड का ये अस्पताल होगा और न केवल टोडराइसिंग बल्कि आसपास की जनता को, क्षेत्र की जनता को एक बेहतरीन चिकित्सा सुविधा यहाँ पे मिल सकेगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसका टेंडर और वर्क ऑर्डर हो गया है। आने वाले समय में इसका कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा और संवेदक को 18 से 24 महीने में ये कार्य पूर्ण करने का राज्य सरकार द्वारा। करौली शहर के टाउन हॉल में महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और आत्मरक्षा के तरीकों और पुलिस प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक परम ज्योति, करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम, करौली कोतवाली थाना प्रभारी सोहन सिंह गुर्जर सहित महिला थाना प्रभारी और कई अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान में बस इतना ही। देखते रहिए News 21। धन्यवाद।